नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे लोग जबरदस्त खुशियां मना रहे हैं और उनको इस बात का ऐसा लगता है कि वो एहसास हो गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये मौका ऐसा हाथ लग गया है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से हटाया जा सकता है। और नरेंद्र मोदी का बिल्कुल बस ये जो वक्त आ रहा है, इस वक्त में उनका इस्तीफा हो जाएगा और उसके हिसाब से वो उन्होंने अपनी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। और उस तारीख के इर्द गिर्द पूरे देश में एक पूरी जो एक लॉबी है वो लगी हुई है कि कैसे भी करके संगठित हो जाओ। और ये मौका है जब मैदान में उतर करके नरेंद्र मोदी को परास्त किया जा सकता है। इससे बढ़िया माकूल मौका नहीं मिलेगा। एक तरफ तो एक बैटरी काम कर रही है, दूसरी तरफ एस्ट्रोलॉजर भी अपना काम कर रहे हैं। भविष्यवक्ता भी मैदान में बड़े आ गए। उन्होंने अपनी अपनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी हैं कि बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़ा बड़ा खेल होने वाला है और सितंबर महीना उनके लिए बड़ा दुखदाई महीना होगा, कष्टदायी होगा। पहले पूरा कैंपेन चला कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और वो 75 साल के हो जाएंगे। पूरा कैंपेन इसी मुद्दे पर टिका रहा कि संघ ने कह दिया है कि 75 का होते ही आपको रिटायर होना चाहिए। और उस वक्त संघ प्रमुख के एक बयान का उदाहरण देते हुए इस पूरे कैंपेन को लगातार 2-3 महीने तक चलाया गया। अब वो पूरा जो कैंपेन था वो फुस हो गया 26, 27, 28 तारीख को। 28 अगस्त को बहुत बड़े मीडिया के सामने दिल्ली के विज्ञान भवन में, और पूरी मीडिया वहां पर मौजूद है, उनके सामने भी सवाल पूछा गया कि भाई आपने कहा था कि 75 साल का पूरा के होते ही मोदी जी को या जिनको भी आ, लोगों के लिए रास्ता खोलना चाहिए। तो जवाब आया कि मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि मोदी जी को 75 साल पूरे होने के बाद दूसरों के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। मैंने ये भी नहीं कहा था कि मैं 75 साल के होने के बाद मैं किसी और के लिए जगह खाली कर दूंगा। मैंने तो एक व्यंग किया था और एक कार्यक्रम में था, और उस कार्यक्रम में जिस व्यक्ति के लिए ये कार्यक्रम हो रहा था, उस व्यक्ति का जो ह्यूमर है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, उसका मैं उदाहरण दे रहा था, उसका मैं एग्जांपल दे रहा था। उसको अगर आप लोगों ने आउट ऑफ बॉक्स जाकर के इस तरह से परिभाषित किया है, तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगा। जवाब था संघ प्रमुख मोहन भागवत का। 28 अगस्त को ये जो पिछले कई महीनों से, बल्कि कहें कि आप साल भर से ये जो कैंपेन चल रहा था कि सितंबर में नरेंद्र मोदी 17 सितंबर के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, तो ये कैंपेन चलता रहा। वो उस कैंपेन पे विराम लग गया। कब विराम लगा? 28 अगस्त 2025 को। अभी 17 सितंबर आना है, अभी 19 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है, क्योंकि 31 का महीना होता है, 20 दिन बाकी है। 20 दिन पहले ही उस कैंपेन पे विराम लग गया। संघ प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि मैंने नहीं कहा है मोदी जी को कि 75 साल के होने पर आपको दूसरों के लिए जगह खाली करनी चाहिए, और मैंने खुद को भी नहीं कहा है कि मुझे हट जाना है।
तो विराम लग गया इस पूरे जितने सवाल चल रहे थे पूरा पिछले 5-6 महीने से, तो समझिए कि धार आ गई थी। और 26, 27, 28 इन 3 दिनों के लिए तो पूरा जो मंच था वो सजा करके इन लोगों ने बिठा लिया था खुद को कि किसी भी प्रकार से मोदी का इस्तीफा ले ही लेना है। और इसके लिए बाजाबता सवाल पूछा कि ये जो आपने 75 का जो व्यंग भी किया था, तो क्या ये आपका इशारा मोदी के लिए था? और इसी से टकराहट भी शुरू करवा दी गई कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जबरदस्त टकराहट है। ये कैंपेन खूब चला। 28 अगस्त को ये कैंपेन बंद हो गया और बंद कर दिया, विधिवत तरीके से बंद हुआ। और बंद होने में जो पूर्णाहुति उसको कहते हैं, यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है, जो आखिरी आहुति होती है, वो पूर्णाहुति देने का काम किया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने और ये कैंपेन बंद हो गया। अब दूसरा कैंपेन शुरू हो गया और वो कैंपेन तो बड़ा अद्भुत है। अब ये ख्वाब है, ये विश लिस्ट है उनका, जो कभी खत्म ही नहीं होता है। ये उनकी इच्छा का जो लिस्ट है वो बड़ा लंबा है और उनकी इच्छा में बस यही शामिल है। 2014 से ही ये इच्छा शुरू हो गई है लगातार। 19 में मोदी चले जाएंगे, 24 में मोदी चले जाएंगे, अब 75 के हो जाएंगे तब मोदी चले जाएंगे। मैं हैरान हूं कि मोदी से आखिर में उनको क्या दुश्मनी है? मोदी पर ही क्यों टिके हुए हैं? कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर है, मोदी ने तबाह कर दिया देश को। मोदी से बैर पाल करके बैठे हुए हैं क्योंकि मोदी भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतिहास में एक संगठन के रूप में भी मोदी का नेतृत्व मजबूत कर दिया बीजेपी को और 3 बार सत्ता दिला दी केंद्र की। ठीक है, तीसरी दफा जो एंटी इनकम्बेंसी होती है 2 टर्म की, उसका खामियाजा थोड़ा मिला, थोड़ी कुछ अपनी भी गलती रही। उसकी वजह से वो स्ट्राइक रेट नहीं हुआ जो 2019 में था। 303 के आंकड़े से 240 पे आ गया। लेकिन 240 पे आने का मतलब है कि इधर जो समूह है उनको लगा कि बीजेपी जीरो पे आ गई। 240 के आंकड़े को जीरो और 99 का जो आंकड़ा है अभी तक नहीं हुआ है। 99 का आंकड़ा ऐसा कि मान लीजिए सत्ता में आ गए हो। पिछले 30 वर्षों से कांग्रेस पार्टी 250 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही अपने तय, 200 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है, 150 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी 99 को अद्भुत सफल मान रहा है और 240 लाने वाली पार्टी को जीरो पर आउट करवा रहा है। यही काम इनका लगातार चलता रहा मोदी के खिलाफ। गुजरात में हर बार 3 बार के वो मुख्यमंत्री रहे, वहां चलता था कि इस बार 120 सीट नहीं ला पाएगा मोदी और अगर 117 सीट आ गई तो मोदी की यह हार है, 112 सीट आ गई तो मोदी की हार है। मेजॉरिटी में तो फुल मेजॉरिटी में है मोदी, फुल मेजॉरिटी में लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है मोदी। लेकिन उसमें भी आंकड़ा था कि 120 नहीं पार कर पाया, 117 पे रोक लिया मोदी को, मोदी हार गया। मेजॉरिटी में है मोदी लेकिन 120 नहीं आ पाया, 117 पर रोक लिया, 112 पे रोक लिया। अजब तरह का कैंपेन है। मोदी को वो 3 बार लगातार कैंपेन करते रहे, नहीं निकाल सके। उसके बाद तो अद्भुत, सोचिए, मोदी ने गुजरात छोड़ दिया। गुजरात छोड़ने के बाद मोदी ने पूरी कैबिनेट बदल दी, मुख्यमंत्री बदल दिया। अब वो बेचारे मुख्यमंत्री अब इस दुनिया में है भी नहीं और समय मौत हुई प्लेन क्रैश में रूपानी जी की। पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री बदलने के बाद थंपिंग मेजॉरिटी से वो आ गए गुजरात में। फिर भी दाल नहीं गली और वहां एक नए खिलाड़ी भी गए थे दम ठोकने के लिए, आम आदमी पार्टी। कुछ नहीं हुआ, ना आम आदमी पार्टी का हुआ ना कांग्रेस का हुआ। हाँ, एक बार कांग्रेस ने बड़ी अच्छी फाइट दी थी और उसमें कांग्रेस के लिए उसके लिए तारीफ होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त टक्कर दी थी और उस वक्त मौका था कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी, नहीं आ पाई। खैर, अब किन्हीं कारणों से नहीं आ पाई। तो मोदी को सत्ताच्युत करने के लिए देश और विदेश की पूरी ताकत लगी हुई है। लेकिन मोदी है कि इनसे बात
बन नहीं रही है और मोदी अपने रास्ते पर चलते जा रहे हैं। अब एक नई तारीख इन्होंने मुकर्रर कर दी है, 9 सितंबर की। अब इस तारीख में क्या है साहब? 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति महोदय का नामांकन है, चुनाव है, मतदान है। और उस चुनाव में अगर एनडीए का उम्मीदवार राधा कृष्णन जी हार जाते हैं, तो समझ लो कि मोदी गया। अब ये बड़े-बड़े पत्रकार कह रहे हैं, तो मैं जानता हूं, वो उनको कहने का पूरा हक है। लेकिन उन्होंने कहा कि इधर राधा कृष्णन हारे और उधर मोदी गया। तो 9 सितंबर को एनडीए के उम्मीदवार जैसे ही हारेंगे कि 10 सितंबर को नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देगा और हम लोग अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है, विश्वास खो दिया है। सरकार ने विश्वास खो दिया है। सरकार अल्पमत में आ गई है। क्यों? क्योंकि अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जो टोटल आंकड़ा है वो तो 424 है एनडीए का और इधर 323 या 324, 100 सीट का फर्क है। 100 सीट का फर्क है एनडीए और इंडिया अलायंस में, 100 सीट का। लेकिन उसको जोड़ के इधर उधर कर करा करके 62 पे लेके चले आते हैं, 60-62 पे, कि ये हट जाएंगे तो ये आंकड़ा होगा, ये हट जाएंगे फिर ये आंकड़ा होगा। ये खुशफहमी पालते रहते हैं, वो अपने दिल को तसल्ली देते रहते हैं कि काश चंद्रबाबू नायडू का एमपी जो है वो एब्सटेन कर जाए या क्रॉस वोटिंग कर दे, काश जेडीयू वाले कर दें, काश एकनाथ शिंदे वाले कर दें, काश भाजपा के जो नाराज लोग हैं उनको कर दें। और उसमें बड़ी तेजी से भारत भाजपा के नितिन गडकरी का नाम चलाने लगेंगे कि नितिन गडकरी तो भयंकर गुस्से में है, नाराज है और नितिन गडकरी अपने पार्टी के खिलाफ जाकर के ऐसा काम करवा सकते हैं। बहुत सारे सांसद गोलबंद हो गए हैं, 32 सांसद गोलबंद हैं, 30 सांसद गोलबंद हैं। आंकड़ा भी देते रहते हैं कि इतने सांसद जो कि मोदी से नाराज है, मोदी कैबिनेट से जो बाहर निकाले गए वो गोलबंद हो सकते हैं। तो तमाम तरह का उनका एक्सप्लेनेशन आता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी गोलबंद हो जाएं, अपोजिशन के लोग गोलबंद हो जाएं, और अपोजिशन को इसके लिए प्रयास करना चाहिए, अपोजिशन को स्टेप आउट करना चाहिए, अपोजिशन को एनडीए के नेताओं पर डोरे डालने चाहिए, अपोजिशन को भारतीय जनता पार्टी के नाराज सांसदों को तुष्ट करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए कि आप क्यों इनके पीछे खड़े हैं, आइए मेरे साथ वोट दीजिए ना। और यहां तो पता भी नहीं चलेगा, यहां तो गुप्त मतदान होगा, कुछ भी ना नाम होगा उस पर, ना कुछ नहीं होगा। मतदान हो जाएगा, इस पेटी में इतनी संख्या, इस पेटी में इतनी संख्या, बस इतना ही होना है। किसने किसको दिया ये पता भी नहीं चलना है। लेकिन साहब, मतदान में भी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, है गुप्त मतदान ही। वहां पर दो बॉक्स हैं, इधर से वो दिखता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन सबको ये जो जो इधर से उधर जाने वाले होते हैं, ये उनकी आत्मा गवारा करेगी कि नहीं करेगी। अगर कर ली आत्मा, अगर आत्मा ने सुन ली अपोजिशन की डिमांड, तो आत्मा बदल के आ जाएगी सुदर्शन रेड्डी की तरफ। आत्मा को लगा कि अभी जो कुछ भी हम हैं इसी मोदी की वजह से है, जो कुछ भी हम हैं इसी पार्टी की वजह से है। इसी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया, इसी पार्टी ने मुझे बार बार लोकसभा पहुंचाया, बहुत कुछ दिया। और ये काम मोदी से दगाबाजी नहीं है, ये अपनी मातृ संगठन पार्टी भारतीय जनता पार्टी से दगा, मैं बीजेपी के बारे में भी बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से दगाबाजी होगी। क्या ऐसी दगाबाजी कोई करेंगे? बीजेपी के कोई नेता इस तरह का कोई काम करेंगे? अगर करेंगे तो ये इतिहास बनेगा। इक्के दुक्के हो सकता है कर सकते हो, लेकिन 100 सीट को इधर से उधर करना है, 100 सांसद को अपना हृदय परिवर्तन करना है। उसमें से 16 नायडू जी के, 12 नीतीश जी के, 7 एकनाथ शिंदे जी के, सबको जोड़ लीजिए। अगर वो टोटल उनको मैनेज कर भी देते हैं तब भी ये आंकड़ा, जो अपेक्षित आंकड़े चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच रहा है।
लेकिन फिर भी अपोजिशन की डिमांड ये है कि किसी भी तरीके से ये मौका है जबकि छुपने वाले को भी आसानी होगी कि वो छुप करके अपना वोट दे देंगे। गुप्त मतदान है, पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए रीच आउट किया जाए। अभी गुप्त ऑपरेशन चल रहा था और गुप्त ऑपरेशन क्या था? गुप्त ऑपरेशन चलाया गया कि धनखड़ जी को अप्रोच किया गया और धनखड़ जी को भी एक ख्वाब आया कि धनखड़ जी नाराज हैं, उन्होंने अप्रोच किया व्यवसायी से लेकर के नेता से लेकर के तमाम लोगों को। संदेश पहुंचा दिया नायडू जी के पास और नायडू जी ऐसे निकले कि नायडू जी ने इस पूरी खबर को भंडोल कर दिया, प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री को जानकारी हो गई कि साहब ये लोग हैं, ये लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं और अब इस षड्यंत्र में ये मामला है, आपको कुर्सी से हटाने की पूरी साजिश रच दी गई है। फिर उसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। सोमवार को उपराष्ट्रपति भवन छोड़ करके अब चौटाला जी के फार्म में शिफ्ट कर गए हैं धनखड़ साहब। तो न माया मिली न राम, दोनों गया हाथ से। उपराष्ट्रपति पद पद भी गया, अब वो जगह भी शिफ्ट हो गया। अब वो अपने पारिवारिक दोस्त की कृपा पर छतरपुर के फार्म में तब तक रहेंगे जब तक 8 कैटेगरी का उनको आवास नहीं मिल जाता है। एक साजिश तो खत्म हो गई। अब ये दूसरी तैयारी शुरू हो गई 9 सितंबर की कि 9 सितंबर को गुप्त मतदान हो और गुप्त मतदान में भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं को अप्रोच किया जाए जो मोदी से नाराज हैं और चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश बाबू के पार्टी को, एकनाथ शिंदे की पार्टी को, चिराग पासवान की पार्टी को। चिराग पासवान की अपनी औकात अपनी सीट जीतने की नहीं थी। ये जो 5 सांसद उनके आए हैं ना, ये 5 के 5 चिराग सांसद के नहीं है, ये बीजेपी के सांसद हैं। इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये एक सीट भी जीत पाए। ये 11-12 जो नीतीश बाबू के सांसद आए हैं ना, इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है कि ये संसद का मुंह देख पाए। ये जो भी सीट है, ये नरेंद्र मोदी का सीट है। हाँ, एकनाथ शिंदे को आप कह सकते हैं, लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे के पीछे भी मोदी खड़े हैं। ये मोदी का सीट है। और चंद्रबाबू नायडू तो ये बात सार्वजनिक रूप से भी स्वीकारते हैं कि इस बार की जो जीत हुई है वो मोदी उसमें पिवटल रोल प्ले किए हैं। फिर भी हो रहा है, मीटिंगों का दौर चल रहा है। चंद्रबाबू नायडू से लगातार रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं। राहुल गांधी का संदेशा जा रहा है, रेवंत रेड्डी लेकर के जा रहे हैं। बंद कमरे में मिल रहे हैं, विदेश में मिल रहे हैं, तो दिल्ली में मिल रहे हैं, तो हैदराबाद में मिल रहे हैं और बार बार गुलदस्तों का आदान प्रदान हो रहा है और राहुल गांधी हॉटलाइन पर है चंद्रबाबू नायडू के। और चंद्रबाबू नायडू जो है सो एकदम रेडी बैठे हुए हैं कि एकदम फटाक से जो है सो अभी हम पाला बदल देंगे, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतनी मैं कई बार मुझे हंसी आती है कि इस तरह की विवेचना, इस तरह का विश्लेषण, ये बिल्कुल ख्वाब देख रहे हैं ये। मतलब सपने में भी ये देख रहे हैं कि मोदी हटा कि नहीं। कोई ऐसा पहले शुरू हुआ, ईवीएम खराब है। एग्जाम्पल देखिए, ईवीएम खराब है, ईवीएम में सारा काम हो रहा है। अब ईवीएम बंद हो गया। ईवीएम पर चुनाव आयोग ने सबको चुनौती दे दी, कहा कि ईवीएम लेकर के आओ, अब साबित करो कि ईवीएम को कैसे हम हैक कर रहे हैं। जवाब नहीं था इनके पास, गए नहीं, अपीयर नहीं हुए, 2-2 3-3 दिन की तारीख लगाई चुनाव आयोग ने कि आप अपने इंजीनियर को ले आइए, आप जिनको लाना है लाइए, आप डेमोंस्ट्रेशन दे दीजिए कि कहां हैक हो रहा है। सब कुछ पता है। इनकी पार्टी जहां पर जीत रही है वहां ईवीएम हैक नहीं हो रहा। एंटायर मतलब आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। अब बताइए, हिमाचल में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। कर्नाटका में इनकी सरकार है, वहां ईवीएम हैक नहीं हुआ। हैरान है। ईवीएम का पूरा ड्रामा चला और फिर ईवीएम पे ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए इलेक्शन कमीशन को, तो ईवीएम मौन हो गया।
अब ये नया ड्रामा शुरू हुआ है कि वोट इंक्लूड किया, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हुई। वोट चोरी के प्रकरण को जो सबसे ज्यादा हवा मिली थी सीएसडीएस की तरफ से, सीएसडीएस के लोक नीति के को फाउंडर जो हैं संजय कुमार, उन्होंने बड़ी बड़ी आर्टिकल लिखी थी। उनके अपने जो डेटा दिया था, उन्होंने टीवी पर डिस्कशन हुआ था, उसी को आधार मान करके राहुल गांधी और पूरी बैटरी जो है सो पूरे देश भर में वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी का कैंपेन शुरू कर दिया। अब इनकी स्थिति ये हो गई कि अब ना इनको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, क्योंकि संजय कुमार ने पब्लिकली माफी मांग ली आकर के, कहा कि हमने जो महाराष्ट्र का डेटा शेयर किया था अपने आर्टिकल में और जो हमने शेयर किया था पब्लिक डोमेन में, वो डेटा गलत था और ये हमसे भारी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। सभी टेलीविजन चैनल पर आकर के उन्होंने माफी मांगी। उनको यह पूछा गया कि इस माफी का क्या जवाब है, आपने तो डैमेज कर दिया। तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया, कहा मैंने मेरे से डैमेज हुई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये डैमेज इररेपरेबल है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा डैमेज हो गया है। सीडीएस सीएसडीएस के उसके बाद फंडिंग पैटर्न, तमाम तरह की चर्चाएं अभी आ गई मैदान में। फोर्ड फाउंडेशन से लेकर के, बिल गेट्स फाउंडेशन से लेकर के, ओपन सोसाइटी से लेकर के, कनाडा के सरकार से लेकर के, इंग्लैंड की सरकार से लेकर के, यूएसएड से लेकर के, किन किन लोगों ने पैसा दिया सीएसडीएस को, सब अब पब्लिक डोमेन में आ गया। वो क्यों पैसा देते हैं, क्या करते हैं, क्या तरीका है उनका, सब एक्सपोज हो चुका है। उन्होंने माफी मांग ली कि पूरा पूरा डेटा जो है वो गलत था, जिसको इन्होंने आधार बनाया वोट चोरी का। सब अब ये क्या कर रहे हैं, एक घर में इतने वोट है, एक घर में इतने वोट हैं। अरे भाई, ये इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, आपके जमाने में भी ऐसा ही होता था, आज भी होता, आज भी निकालने जाएंगे बहुत सारी गड़बड़ियां मिलेंगी आपको, उसको दुरुस्त करवाइए, जहां जहां आपको लगता है आप दुरुस्त करवाइए। वोट चोरी जैसा नैरेटिव, टोटल बेसलेस नैरेटिव, टोटल बेसलेस। ईवीएम का बेसलेस नैरेटिव था, काम नहीं किया। अब वोट चोरी का नैरेटिव ये भी काम नहीं करेगा। तो लगातार आप गोल पोस्ट बदलते जा रहे हैं, लगातार, कि किसी भी प्रकार से मोदी को हटना चाहिए, मोदी को हटाना है। एजेंडा नायडू को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है या किसी और को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है। एजेंडा है कि मोदी को किसी प्रकार से रास्ते से हटाओ, उसको सत्ता से बाहर करो। इस एजेंडे पर काम चल रहा है। तो 9 सितंबर की जो तारीख है, वो इनको लग रही है कि ये बड़ा मौका अच्छा है। इसमें काश ऐसा हो जाए कि ये 424 का आंकड़ा घट करके खटाक से 323 पे आ जाए और 100 सांसद एकदम से पलट जाएं और पूरा वोट वी सुदर्शन रेड्डी के हाथ में चला जाए। उनके कोटे में वोट जाते ही हमारे उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जीतेंगे और दूसरे ही दिन अविश्वास प्रस्ताव ले आएंगे सरकार के खिलाफ। भाई सरकार अल्पमत में है, से सरकार में विश्वास खो दिया है। इस सरकार के अपने सांसद, अपने अलाय अब इनके साथ खड़े नहीं है। और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आएगा, पूरे देश में माहौल बनेगा और मोदी तो इतना शर्मसार हो जाएंगे कि मोदी खुद ही इस्तीफा दे देंगे, ऐसा माहौल बनेगा। अगर बी सुदर्शन रेड्डी जीत गए 9 सितंबर को, तो इनकी इच्छा होगी कि फिर 10 की भी इनका भी इंतजार न किया जाए, देर रात तक मोदी इस्तीफा दे दे, जैसे धनखड़ ने दिया। इनकी पूरी इच्छा यही है। तो मैक्सिमम डेट ये तय कर रहे हैं कि 10 सितंबर को इस्तीफा दे दे। 9 सितंबर को हो जाएगा मतदान, रिजल्ट आ जाएगा शाम तक, उसके बाद उपराष्ट्रपति बन जाएंगे बी सुदर्शन रेड्डी। और फिर बी सुदर्शन रेड्डी के बनते ही सरकार अपना विश्वास खो देगा। उनके पास मेजॉरिटी नहीं है सरकार में रहने की, ये पूरा जगविदित हो जाएगा कि लोगों ने मोदी के या एनडीए के उम्मीदवार में आस्था नहीं जताई है और एनडीए के प्रति अब लोगों का भरोसा नहीं है, उन्होंने विश्वास खो दिया है। इसलिए मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सरकार को फौरन से इस्तीफा दे देना चाहिए। घात लगा करके बैठे हैं। लेकिन मैं आज ही लिख देता हूं आपको, ये घात इनका घात ही रह जाएगा, ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रह जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया, हो सकता है कि बीजेपी के बहुत सारे सांसद मोदी से नाराज हों, अमित शाह से नाराज हों, एनडीए के भी सांसद नाराज हों, हो सकता है, हो सकता है, होता ही है, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है, आपको नाराजगी का पूरा अधिकार है। लेकिन नाराजगी इस स्तर की है कि नरेंद्र मोदी को
बाय हुक एंड क्रुक सत्ता से हटाने के लिए वो क्रॉस वोटिंग कर देंगे और इतनी संख्या में क्रॉस वोटिंग कर देंगे। तो ऐसे लोग, मैं हैरान हूं, उनको ये बात समझना चाहिए कि राजनीति को वो ठीक से, इसका मतलब राजनीति विज्ञान के वो अच्छे विद्यार्थी नहीं है। ये कल्पना उनकी कल्पना रह जाएगी और थंपिंग मेजॉरिटी से एनडीए के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे और मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ये ख्वाब इनका ख्वाब ही रहेगा। एक और आज उद्घाटन करता हूं। बहुत बड़े-बड़े लोग जो इस पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने बहुत छोटे लोग होते हैं, मैंने उनकी एक विवेचना सुनी महाराष्ट्र के रेफरेंस में। और जो व्यक्ति कहीं नहीं था, ना तो वो पॉलिटिकली एक्टिव है, ना जर्नलिस्ट है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के साथ थे। उन्होंने ये कहा कि साहब 140 सीट तक ला सकती है बीजेपी महाराष्ट्र में। मैं हैरान रह गया। ऐसा ये व्यक्ति कैसे कह रहा है? बोला, मैं कह रहा हूं सर, ऐसा होने वाला है। और बीजेपी 130 का आंकड़ा क्रॉस कर गई। तो मुझे आम आदमी की समझ पे अब ज्यादा भरोसा हो गया है और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी समझ पर मुझे अब थोड़ी-सी शंका है। हालाँकि उनकी इच्छा है अगर मोदी सत्ता से बाहर चले जाएँ, तो बहुत खुशी हो, तो उनको उनकी खुशी मुबारक। लेकिन दिक्कत ये है कि मोदी प्रधानमंत्री अभी रहेंगे, रहेंगे। 1 नवंबर वाला भी खेल शुरू हुआ है, उस पर मैं दोबारा आपसे चर्चा करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।